स्टेशन करके दिखाया कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है और वीवीपैट में भी गड़बड़ी होती है। कैसे होती है वो सब बताया। 99.9% देश की जनता नहीं जानती ईवीएम कैसे काम करती है। अफसोस फिर भी इतने बड़े देश में, इतने बड़े लोकतंत्र में ईवीएम को लगातार जारी रखा जा रहा है। या फिर प्रधानमंत्री इतने डरपोक हैं, डर लगता है उनसे इस बात से कि कहीं हार का नाम ना आ जाए, मेरे नाम के साथ ना जुड़ जाए, नहीं तो मेरी जो भी साख है बची कुछ जो सब मिट्टी में मिल जाएगी। दिखाना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं। अगर सच सामने आ जाए तो प्रधानमंत्री की टांगें कांपने लगेंगी। और सच से प्रधानमंत्री की टांगें कांपती हैं, घबराते हैं प्रधानमंत्री। बल्कि 8.5 साल हो गए, 9 साल होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं है। इतनी हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री। मैं ऐसी नौटंकी देखता नहीं हूं, और विशेषकर प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई जो नौटंकियां हैं जो वो करते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं देखता। मुझे मालूम है। रही बात इसके सिक्का चलेगा नहीं, इस सिक्के को हम उनसे छीन लेंगे, इस देश की जनता उनसे छीन लेगी और 2024 में बीजेपी को जड़ से उखाड़ के इसी देश की जनता फेंक देगी। मोदी जी का सिक्का चलेगा नहीं, बल्कि उनका सिक्का जब्त कर लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। गुजरात के अंदर बीजेपी ने एक बार फिर से वापसी की और शानदार जीत के साथ बीजेपी ने सत्ता को संभाल लिया। लेकिन इसको लेकर अभी भी जो आलोचनाएं हैं, यानी कि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि ये जीत कोई आम तौर की जीत नहीं है। इस जीत को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। सर, हमारे साथ हैं भानु प्रताप सर, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और हमेशा ईवीएम को लेकर सवाल करते रहे। कई बार सड़कों पर देखा होगा, ईवीएम के विरुद्ध में कई अभियान भी चलाते हुए देखा होगा। सर, गुजरात के अंदर बीजेपी जीत गई है, लेकिन विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इस जीत को पचा नहीं पा रही, कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। और हाल ही में पवन खेड़ा, जिसके हाथों में कांग्रेस पार्टी की कमान थी गुजरात के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये जीत इतनी आसान नहीं थी जिस तरीके से जीत को दर्शाया गया। इस जीत पे कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इच्छाधारी वोट, ये एक नई तरीके का मॉडल गुजरात से सामने आया है। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, एक जो बात आपने कही मैं उससे सहमत नहीं हूं कि पचा नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस पचा नहीं पा रहे हैं। ये तो आप वही भाषा बोल रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि इसको ये पचा नहीं पाएंगे। देखा ना आपने, प्रधानमंत्री ने बोला कि अब हमले होंगे, अब हम पे ज्यादा हमले होंगे, आप सब पे होंगे, क्योंकि इसको ये पचा नहीं पाएंगे। ये शब्द गलत, प्रधानमंत्री की भाषा मत बोलिए, एक निष्पक्ष व्यक्ति की भाषा बोलिए। देखिए, अगर पवन खेड़ा इस बात को कह रहे हैं तो पवन खेड़ा, उसके साथ साथ मैंने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें वो कुछ आंकड़े भी, कुछ सबूत भी दिखा रहे हैं, कुछ तथ्यों को भी बता रहे हैं। जैसा वो बता रहे हैं कि आखिर के 1 घंटे में, यानी 5 से 6 बजे के बीच में औसतन 16 लाख वोट पड़ा है सेकंड फेज में, औसतन। या और एक पर्टिकुलर विधानसभा की उन्होंने बात कही, उसमें 281 बूथ हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि 16,000 वोट आखिरी 1 घंटे में पड़ा है। और उसके लिए फिर उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि एक वोट कितने सेकंड में पड़ा है, वो सारी चीजें उन्होंने की हैं। मसला ये है कि अगर ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अप्रत्याशित है कि आखिर के 1 घंटे में, क्योंकि जो आखिर का जो आप समझिए कि 5 बजे अगर पोलिंग बंद होना है तो 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन के अंदर जितने भी लोग आ जाते हैं उन लोगों के वोट पड़ने ही पड़ने हैं, चाहे उन्हें 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीजें वो बता रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन पर कोई ऐसी भीड़ भी नहीं थी, उस सबके बावजूद हर बूथ पर जिस तरह से पोलिंग हुआ है, औसतन 6.5%, वो 5.5 से लेकर 11.5% तक गया है। ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है वहां की उस दूसरे राउंड की चुनावी प्रक्रिया पर। तो इसके विषय में मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग को सभी आंकड़ों सहित, सारे तथ्यों सहित सच्चाई को सामने रखते हुए इन सवालों का जवाब दे देना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि 6.5% से लेके और 11.5%, 5.5% से लेके 11.5% जो पोल हुआ है, उसमें सारा मामला इधर से उधर हो जाता है। ये बहुत बड़ी संख्या है पोलिंग की। और आखिर कौन है वो डालने वाले? जब पोलिंग बूथ पे या पोलिंग स्टेशन पर लोग नहीं थे तो कौन है वो डालने वाला? और क्या इसी वजह से तो सारा का सारा जो 52.5% बीजेपी को वोट मिला है, क्या इसी वजह से तो नहीं मिला है? क्योंकि अगर इसमें से 6.5% आप कम कर देते हैं
तो जो उसका वोट परसेंट है बीजेपी का वो 40% पे आ जाता है। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए लोगों के सामने। जैसे मैं बार बार कहता रहा हूं कि इलेक्शन का मतलब है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। सर, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि साहिब की इच्छा करने पर ही वोट पड़ जा रहे हैं। मतलब इतनी भारी मतों से अगर जीतकर बीजेपी सामने आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं शंका अभी भी है। नहीं, शंका उन्होंने इसी आधार पर जाहिर की है ना, तो इसी आधार पर। और मुझे लगता है कि शायद वो ईवीएम को सीधा सीधा नहीं कह पा रहे हैं। हालांकि मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो सारा सब कुछ हुआ है ये बिना ईवीएम के और बिना इलेक्शन कमीशन और शासन प्रशासन के जो गलत तरीके हैं उनके बिना ये संभव नहीं है, जिस तरह की सारी चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि और भी उसके लिए हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन ये सही है कि ईवीएम और इस समय गड़बड़ी करके ही ये सब यहां तक पहुंचा गया है मामला। और ये सब इसीलिए दिखाने की कोशिश की जा रही है ओहो कि प्रधानमंत्री से जो है बड़ा इस देश में कोई चेहरा ही नहीं है और प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट करते हैं। और उस एक राज्य को लेकर लगातार चिल्ला रही है बीजेपी। बाकी तो और के विषय में क्यों नहीं कहती? हिमाचल में क्या हुआ? वो चेहरा कहां गया? हिमाचल में प्रधानमंत्री का ही तो चेहरा था वहां पे। इस दिल्ली में भी जहां 5 मुख्यमंत्री लगाए गए, जहां पे इतने सारे मिनिस्टर लगाए गए, एमपी लगाए गए, सब कुछ हुआ, उस सब के बावजूद भी कहां गया वो चेहरा? एमसीडी में भी हार गए, 104 पे ही सिमट के रह गए। और इसके अलावा जो बाई इलेक्शन हुआ है 7 राज्यों 7 जगह पर, उन 7 में से केवल 2 में जीत मिली है, 5 में साफ हो गया, सुपड़ा साफ हो गया जी। कहां गया वो चेहरा? तो ये जो सारी इनकी जादूगरी या यूं कहो कि बाजीगरी ये जो है, ये कहीं ना कहीं इस बात को लगातार सिद्ध कर रही है कि बिना ईवीएम में गड़बड़ी किए, बिना इलेक्शन कमीशन द्वारा घालमेल किए ये जीत नहीं सकते हैं। सर, आपने कहा कि पीएम मोदी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभारा जा रहा है, लेकिन बात भी तो सच है। पीएम मोदी के चेहरे के सामने मोरबी जैसा हादसा, बेरोजगारी, महंगाई, वो तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं वो छोटे हो जाते, बोने पड़ जाते, सिर्फ चेहरे पे वोट पड़ता है। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि चेहरे पे वोट पड़ता है। मैं तो कह रहा हूं कि मैं एक बार चैलेंज करता हूं, बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं। मैंने और भी मीडिया वाले साथी आए थे तो उनके सामने भी बात की, आपकी भी बात को मैं चैलेंज करता हूं और मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचेगी। तो प्रधानमंत्री को सीधे सीधे मैं चैलेंज करता हूं कि उनका चेहरा वाकई में ऐसा जादूगरी चेहरा है, ऐसा चमत्कारी चेहरा है कि उनके चेहरे पर ही वोट पड़ते हैं, उनके नाम पर ही वोट पड़ते हैं। तो एक बार ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए और फिर अपने चेहरे का रंग दिखाइए, पता लग जाएगा कि चेहरे का रंग रहेगा या उड़ जाएगा। करवाइए ना बैलेट पेपर से चुनाव। अगर आपको जनता इतनी पसंद करती है, इतने परसेंट आपको वोट दे रही है, 50% से ज्यादा वोट दे रही है, तो फिर तो आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो आप ईवीएम से चुनाव कराइए ना, उससे बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना, आप ईवीएम को हटा के, देन पता लगे कि कौन कितने पानी में है। वो कराएंगे नहीं। गुजरात की जीत को लेकर शानदार जीत बताया जा रहा है, लगातार प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल की हार पर अभी भी चुप्पी साधी हुई है। या तो सिर्फ बता दिया जाता है कि मात्र 12,000 कुछ वोटों से हम पीछे रह गए। देखिए, वो श्रेय किसको दिया जाएगा? नहीं, उसका श्रेय जो दिया जाएगा उस हार का, वो स्वाभाविक है कि उस हार का श्रेय जो प्रधानमंत्री के गले में पड़ेगा। कहां पड़ेगा भाई? जब प्रधानमंत्री का ही चेहरा है हिमाचल में भी, और प्रधानमंत्री का ही चेहरा है गुजरात में, और प्रधानमंत्री का ही चेहरा है दिल्ली के एमसीडी चुनाव में, तो हार हो तो भी प्रधानमंत्री जिम्मेदार और अगर जीत हो तो भी प्रधानमंत्री जिम्मेदार होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हार हो तो उसकी माला दूसरे के गले में ढाल दी जाए और जब जीत हो तो उसके सारे हार जो प्रधानमंत्री पहन लें। या फिर प्रधानमंत्री इतने डरपोक हैं, डर लगता है उनसे इस बात से कि कहीं हार का नाम ना आ जाए, मेरे नाम के साथ ना जुड़ जाए, नहीं तो मेरी जो भी साख है बची कुछ सब मिट्टी में मिल जाएगी। यही डर है क्या? नहीं तो कहना चाहिए कि भाई उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप गुजरात की जीत के हार गले में पहन रहे हो तो आप कहो कि उनके लिए भी जिम्मेदार मैं ही हूं, क्योंकि चेहरा तो मेरा ही था, चेहरा तो प्रधानमंत्री का ही था ना दोनों जगह और बाकी जगह भी, तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पर मैं जानता हूं प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस हार का सेहरा ले सकें। वो इस हार की जिम्मेदारी अपने दूसरे साथियों के सर पर ही फोड़ेंगे। जैसे आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि इस हार का जो ठीकरा है वो जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं
जेपी नड्डा, उनके सर फूटेगा, और उनके जो और दूसरे साथी हैं अनुराग, उनके सर फूटेगा। आप देखना आने वाले समय में ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। सर, जीत को लेकर कहा जा रहा है कि ये विपक्ष को पच नहीं पाएगी। आपने सुना होगा खुद पीएम मोदी को कि जुल्म बढ़ने वाला है, आलोचनाएं बढ़ने वाली हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री अपने ही भक्तों को, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह की बेहुदा बातें कह के डराते हैं। शायद ये उनकी रणनीति का हिस्सा है कि अपने ही साथियों को डराओ, अपने ही भक्तों को डराओ, हिंदुओं को डराओ कि अब ये होगा, अब ये होगा, तो सारे सिमट के मोदी जी के इर्द गिर्द वहीं सिमट जाएं, सब वहीं आ जाएं कि भाई मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और मोदी जी के साथ रहने में ही फायदा है, नहीं तो सब मारे जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। ये एक तरीका, और मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री की सोच और समझ बड़ी होनी चाहिए। उनका हर काम बहुत ही बड़ा होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए। यह नहीं कि काम भी छोटे, काम करने के ढंग भी खोटे, और उसके बाद में अपने भक्तों को, अपनी पार्टी के लोगों को डराने का एक ये बड़ा अजीब सा, घिनौना सा प्रयास। मैं समझता हूं ये प्रधानमंत्री की छवि को बहुत धूमिल करता है। जो लोग समझदार हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये सारी चीजें ठीक नहीं है। सर, विकास के नाम पर आज बीजेपी को जनता पसंद करे। कहा जा रहा है कि 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ 8 साल में बीजेपी सरकार ने कर दिया। पीएम मोदी खुद दावा इस बात का कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूं इतना विकास किया कि जो रुपया डॉलर के मुकाबले 62 था, वो आज, उस समय तो आईसीयू में था 62 में, 62 1 डॉलर 62 रुपए के मुकाबले था ना जब प्रधानमंत्री आए थे, जब मनमोहन सिंह जी के विषय में बड़ी अपशब्द बोलते थे, वो ऊट पटांग बोलते थे। और आज वो रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपए हो गया, 83 तो अब कहां होगा वो? तो ये वाकई में विकास हुआ है कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बने, उस समय देश विकासशील देशों में शामिल था और विकसित होने की तरफ बढ़ रहा था, और इन्होंने इतना विकास किया कि वो बढ़ते बढ़ते विकासशील देश से गरीबों की श्रेणी में आ गया। इतना विकास किया, वाकई में बहुत अच्छा विकास है। और विकास इतना किया प्रधानमंत्री ने कि जो शिक्षा थी उस शिक्षा का पूरी तरह से बंटा ढार कर दिया, और इस देश से आज की तारीख में लगभग 8 से 10 लाख बच्चे बाहर शिक्षा लेने जा रहे हैं, जो उस समय, जिस समय ये आए थे, तकरीबन 1.5 से 2 लाख के लगभग हुआ करते थे। आज 8 से 10 लाख हैं, और वो जाके वहां से 95% बच्चे वापिस ही नहीं आते। ये विकास हुआ है। और शिक्षा को पूरी तरह से निजी हाथों में देने का एक कुत्सित प्रयास नहीं, एक काम भी लगातार चल रहा है। यह प्रयास हुआ है कि जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री ढोल पीटते थे कि किसानों की आय 2022 तक दूनी हो जाएंगी, आज 2022 के आखिरी महीने यानी दिसंबर की 13 तारीख है, 13 तारीख है ना, बाकी 17 दिन बचे हैं। जो किसानों की आय है दुगनी नहीं, और प्रधानमंत्री की हिम्मत भी नहीं है कि ये बोल सके, ये कह सके कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। दुगनी से छोड़िए, किसानों की आय में तकरीबन 35 से 40% कमी आ गई है। किसान न केवल बीज के लिए बल्कि खाद के लिए मारा मारा पड़ रहा, खाद भी नहीं मिल रहा उसे। यह स्थिति आ गई, और यह स्थिति आ गई कि आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर उनको जो है जिंदा रखने का केवल प्रयास किया जा रहा है, जबकि पूरी भुखमरी के कगार पर। यही है ना, यही है विकास। मैं दिखा रहा हूं आपको, विकास के तरीके बता रहा हूं। और विकास इतना हुआ है प्रधानमंत्री के काल में, इन 8 साल में, कि पिछले 2 साल में जो देश में 18 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से 12 करोड़ प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगार 12 करोड़, 12 लाख नहीं, 12 करोड़। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने, जो युवाओं ने बेरोजगारी के उसमें अपने नाम लिखा है, उनका आंकड़ा भी 10 करोड़ पार कर चुका है। यानी आज की तारीख में जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, 22 करोड़ तो मोटे मोटे ये हैं जो बेरोजगार हैं। इसके अलावा करोड़ों की संख्या ऐसी है जो इस देश में आज की तारीख में जो युवा हैं और बहुत से मजदूर हैं, इस बात की उम्मीद ही खो चुके हैं कि इस देश में उन्हें कोई रोजगार मिलेगा। आप सुनते रहिए, ये आंकड़े मैं बताऊंगा, ये विकास है प्रधानमंत्री मोदी का, ये विकास है। और यहां यही बात नहीं है कि भुखमरी का जो आंकड़ा था, या भुखमरी के इंडेक्स में जहां भारत 50-60 के आसपास था, शायद 52 पे था जब प्रधानमंत्री आए, आज वो 107वें पर आ गया है। ये आंकड़ा जो है 102 या 107वें पर आ गया है। यहां तक प्रधानमंत्री
पहुंच गए हैं। यह है विकास। और विकास का आंकड़ा जो है इस समय यह है कि जो आत्महत्या का आंकड़ा है वो मजदूरों का और युवाओं की आत्महत्या का आंकड़ा 10 गुना बढ़ चुका है। ये रिकॉर्ड है सरकार का। ये इस तरह की सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। यह है विकास। अब भ्रष्टाचार और बेईमानी किस हद तक है उसका आप मतलब सोच ही नहीं सकते, आपकी कल्पना से परे है। लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे को दिखाने के लिए 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन विज्ञापन पर खर्च होते हैं। इस देश के जो टैक्स पेयर का खून पसीने का पैसा है उसको इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। मोदी कहते हैं कि वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज जनता ने वोट किया है। 102 एमपी, जहां तक मैं जानता हूं 102 एमपी एमएलए ऐसे हैं बीजेपी में जिनके परिवार के लोग भी राजनीति में हैं। क्या यह वंशवाद नहीं है? किस वंशवाद की बात करते हैं प्रधानमंत्री? मतलब आप अपने सारी छुपा लेते हैं और इस गोदी और भांड मीडिया के माध्यम से आप सब कुछ दूसरों पर थोप देते हैं। पर क्योंकि मीडिया के माध्यम से सब कुछ आपके हाथ में कंट्रोल है, तो जो आप दिखाना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं। अगर सच सामने आ जाए तो प्रधानमंत्री की टांगें कांपने लगेंगी। और सच से प्रधानमंत्री की टांगें कांपती हैं, घबराते हैं प्रधानमंत्री। इसे मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो यह है कि आज 8 साल से ज्यादा हो गया, बल्कि 8.5 साल हो गए, 9 साल होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं। इतनी हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री की। किसकी बात कर रहे हैं आप? देश के प्रधानमंत्री इतने डरपोक हैं कि जनता के सवालों से घबराते हैं, सच से घबराते हैं। सच कहीं दिख जाए तो टांगें कांपने लगती हैं उनकी। सर, गुजरात का शपथ समारोह आपने देखा होगा। कई मंत्री, मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद रहे, खुद प्रधानमंत्री मौजूद थे और उन्होंने कहीं ना कहीं 2024 के लिए विपक्ष को संकेत दे दिया, बता दिया कि हमारी टीम मजबूत है। 2024 में भी यानी कि बीजेपी का सिक्का चलने वाला है। नहीं, बीजेपी का सिक्का का नहीं, ये टेलर नहीं है, ये नौटंकी है। और मैं, जैसा आपने कहा कि आपने देखा होगा शपथ ग्रहण से, मैं ऐसी नौटंकी देखता नहीं हूं। और विशेषकर प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई जो नौटंकियां हैं जो वो करते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं देखता। मुझे मालूम है, समझे ना जी। हम काम की बात करते हैं, काम करते हैं, जमीन पर लोगों को समझाते हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। रही बात इसके सिक्का चलेगा, नहीं, इस सिक्के को हम उनसे छीन लेंगे, इस देश की जनता उनसे छीन लेगी और 2024 में बीजेपी को जड़ से उखाड़ के इसी देश की जनता फेंक देगी। कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन इस बार 2024 में बीजेपी जीत नहीं पाएगी। मोदी जी का सिक्का चलेगा नहीं, बल्कि उनका सिक्का जब्त कर लिया जाएगा। सर, वापस ईवीएम पर आते हैं। ईवीएम को लेकर आप हमेशा सवाल उठाते हैं, विपक्ष भी सवाल उठाता है, लेकिन सत्ता पक्ष कहता है कि जहां विपक्ष राज्य हासिल कर लेता है, जीत हासिल कर लेता है, वहां ईवीएम गायब हो जाता है, वहां मुद्दा नहीं बन पाता क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बनने नहीं देते, वो एक अलग बात है, लेकिन ईवीएम का मुद्दा हमेशा है। मैं बहुत सीधी सी बात ईवीएम के विषय में पूछता हूं। देखिए, आपने जैसे बताया कि जिस राज्य में वो जीत गए, राज्यों में जीत हार 2 राज्यों को छोड़कर, एक गुजरात, क्योंकि प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का वो गृह राज्य है, वहां की जीत हार उनकी इज्जत का सवाल है, उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। तो वहां तो उन्हें जीतना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े, शाम दाम दंड भेद, जो कुछ करना पड़े, कितनी उलटफेर करनी पड़े। और आपने देखा होगा कि ये उलटफेर यहां की गई, कितने अधिकारियों का ट्रांसफर एक झटके में सब कुछ किया गया, आप जानते हैं। और रातों रात, यानी एक व्यक्ति वीआरएस लेके आए, 24 घंटे के अंदर उसी व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो आप समझते हैं, नवंबर में बनाया, जब चुनाव बिल्कुल सब चल रहे हैं, तो क्यों बनाया गया है, क्या कारण है, आप सब कुछ समझ सकते हैं ये सारी चीजों को। तो जो ईवीएम की बात है, मैं बहुत सीधा सा कहता हूं, और हर समझदार व्यक्ति को देखना चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा कि देश में लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए यह बहुत जरूरी है कि इलेक्शन साफ सुथरे हों, स्वतंत्र हों, निष्पक्ष हों और पारदर्शी हों। लेकिन ईवीएम से यह संभव नहीं है। और ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानती है कि ईवीएम से साफ सुथरा इलेक्शन संभव नहीं है। उसी के बाद वीवीपैट भी उसमें ऐड की गई, लेकिन वीवीपैट से भी ये संभव नहीं। वीवीपैट की पर्चियां मिलती नहीं ना लोगों को, मिले और दूसरे डिब्बे में डाली जाए वो लोग के, तो तब थोड़ी बहुत बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा है नहीं।
ईवीएम वीवीपैट की पर्ची उसी में गिर जाती है। और अभी जब आप देखेंगे तो एक उदाहरण उन्होंने दिया पवन खेड़ा ने कि वोट पड़ी 7 और ईवीएम वो वीवीपैट मशीन में पर्चियां निकली तो 7 पड़ी तो 21 कैसे निकल आई भाई पर्ची। मतलब ये सारी, और हमने तो कई बार दिल्ली में जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन किया 2019 में 5 बार, तो हमने उसमें बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है और वीवीपैट में भी गड़बड़ी होती है, कैसे होती है वो सब बताया, प्रदर्शन करके दिखाया। तो मैं ये कहता हूं कि जो ईवीएम मशीन है, क्या इस देश में जो सबसे पढ़ा लिखा हम मानते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस। क्या सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इस देश के सभी हाई कोर्ट के सारे हाई कोर्ट जजेस, इस देश में तमाम डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मजिस्ट्रेट, सिविल जज, इसके अलावा सारे आईएएस ऑफिसर, सारे आईपीएस ऑफिसर, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, जो भी कुछ हैं, ये सारे के सारे लोग, और जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी वकील हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और जो अनपढ़ हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या ये लोग जानते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है? कोई नहीं जानता कि ईवीएम कैसे काम करती है। 99.9% देश की जनता नहीं जानती ईवीएम कैसे काम करती है। अफसोस, फिर भी इतने बड़े देश में, इतने बड़े लोकतंत्र में ईवीएम को लगातार जारी रखा जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ईवीएम को हटाना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो आप बात कहते हैं कि वहां जीत गए, देखिए 2 राज्य वहां निश्चित रूप से बेईमानी की जाती है ईवीएम के माध्यम से, मुझे इससे कहने में कोई नहीं। एक गुजरात, जैसा मैंने बताया, प्रधानमंत्री गृह मंत्री का गृह राज्य है, और दूसरा उत्तर प्रदेश, क्योंकि गुजरात के बाद में उत्तर प्रदेश आरएसएस की हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, इसलिए यहां, और बहुत बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें, 31 राज्यसभा सीटें, और इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि उसमें करीब 403 जो है विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की भी सीटें, ये सब मिला के इतना बड़ा है। यहां बेईमानी होती है। और दूसरी होती है केंद्र में, लोकसभा चुनावों में, क्योंकि राज्यों में हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर केंद्र में हार जाएंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, बिल्कुल फर्क पड़ता है। इस बात को आप समझो, मैं बार बार बता रहा हूं। और आने वाले समय में भी अगर ईवीएम नहीं हटी तो 2024 में बीजेपी को आने से नहीं रोक सकता कोई भी। लेकिन हमारी कोशिश है कि ईवीएम हटे, और लोगों से रिक्वेस्ट है कि ईवीएम हटाने में हमारा साथ दें, ताकि बीजेपी को 2024 में उखाड़ के फेंका जा सके। इसी बीच हिंदू राष्ट्र बनने की आवाजें भी कई बार सामने आती हैं। वो तो आएंगी लगातार, वो अपने लगातार काम कर रहे हैं, और इस बात को आप इस बात से समझ लीजिए कि उसकी तरफ वो और एक कदम आगे बढ़ गए हैं जब से एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया। और उस जैसे ही उसने खरीदा है, उसके बाद रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी से त्यागपत्र दे दिया, प्रणव राव जी ने भी त्यागपत्र दे दिया। इसका मतलब यह है, इस देश की एकमात्र जो स्वतंत्र आवाज थी, जो जनता की आवाज थी, जो जनता के मुद्दे दिखाती थी, जो जनता की बात को सबके सामने लाती थी, जो सच सामने लाती थी, उस आवाज को भी बंद कर दिया गया है। सो अब केवल वही जो भांड मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो एक पार्टी के लिए, उसकी सत्ता हासिल करने के लिए लगातार वही जो गंदा प्रचार है वही सब करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।